अब ग्रेविटेशन को चेक करते हैं हम लोग। हाँ, ऑफ करके। पिछले टर्न पे हम लोग आ गए थे। ठीक। अब यहाँ हम लोग देखना शुरू करते हैं ना टॉपिक अपना, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन जी। अब यदि अर्थ के सरफेस पे हम किसी ऑब्जेक्ट को देखें या सरफेस के बहुत नजदीक ऑब्जेक्ट को देखें, तो अर्थ जो उस पे फोर्स लगा रही होगी उसको चेक करते हैं, G/m/r²। और यही इसी को हम कहते हैं mg, पुल ड्यू टू अर्थ। तो स्मॉल g का वैल्यू हो जाता है G/m/r², जहां की कैपिटल M मास है अर्थ का और r रेडियस है। और इसका वैल्यू आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यदि हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन जी, इफेक्ट ऑफ हाइट, तो इफेक्ट ऑफ हाइट के लिए भी सोचने का जो अपने पास तरीका है, रास्ता तो सिंपल सा है। ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं, जी डैश एट हाइट h। तो अर्थ के सरफेस से h हाइट पर आ गए। अब जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा होगा उसे देखते हैं, Gmm/r+h का होल स्क्वायर, और यही तो हो जाएगा mg डैश, नया वाला वेट। तो g डैश का वैल्यू यहां दिख रहा है Gm/r। यदि हम बाहर ले लें इसको वो ब्रैकेट से, तो 1+ या तो डायरेक्ट आप यही रहने दो, पहले एक तो फॉर्मूला यही याद कर लो, r+h का स्क्वायर, और दूसरा देखना ना Gm/r² 1+h/r का होल स्क्वायर। तो g डैश जो है ये आ गया G/1+h/r का होल स्क्वायर। आप या तो ये फॉर्मूला या इसके एक लाइन ऊपर वाला ध्यान रख सकते हैं। ये फॉर ऑल h वैलिड है, चाहे h2r हो, 3r हो, r/2 हो, r/4 हो। लेकिन यदि h r के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटा होगा तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन भी तो यूज कर सकते हैं। तो when h is far less than r, then g dash equals to g ब्रैकेट में 1 - 2h/r। चेक कर लो, माइनस हो जाएगा, ऊपर आएगा तो। और फिर ये हम लोग लिख देंगे g dash equals to g 1 - 2h/r। लेकिन ये कंडीशन के साथ है, इसको हमेशा मत अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे देखिए ना, आपसे यदि मैं कह दूं कि r/2 हाइट पे बताओ, और यदि किसी बच्चे ने ये फॉर्मूला लगाया तो g डैश तो 0 हो जाएगा, या r हाइट पे बताओ तो निगेटिव हो जाएगा। ऐसा तो होना नहीं है। तो इसकी लिमिटेशन है, और बच्चे हाइट के लिए इसे याद कर लेते हैं। तो इसे नहीं, मतलब आप इसे समझिए लेकिन एक कंडीशन के साथ। और जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो फॉर ऑल h, छोटा हो h तब भी, बड़ा हो h तब भी। यदि हाइट का इफेक्ट समझ में आ जाए तो g डबल डैश एट डेप्थ d, ये नया वैल्यू g का होगा डेप्थ में, उन्हें चेक करते हैं।
सोचिए, अर्थ के भीतर गए, डी डेप्थ में रखा ब्लॉक। सर कैसे रखा? अरे जैसे भी रखा, खोद दिया जमीन थोड़ा सा। और अब बताओ ये कितने डिस्टेंस है सेंटर से? r-3। और यहां पर जो हम फोर्स लिखा करते थे वो होगा mg डबल डैश। और याद करो ना, पिछले टर्न पे हमने ये फोर्स कितना लिखा है? Gm/r³ इंटू r। तो ये g डबल डैश कितना हो गया? Gm/r³ इंटू r-d। एक r ऊपर वाले ब्रैकेट से कॉमन ले लो, Gm/r² 1 - d/r। तो g डबल डैश का वैल्यू हो गया g इंटू 1 - d/r। अब यहां क्या खासियत है, ये सारे डेप्थ के लिए वैलिड है, फॉर ऑल डी। जैसे पिछला वाला हाइट वाला हमने देखा था g/1 + h/r का स्क्वायर, वैसे ये भी हर एक डेप्थ डी के सारे वैल्यू के लिए वैलिड है। सर डी कितना तक लोगे? भाई खुद ही सोचो ना, 2r थोड़े ना ले लेंगे, r से ज्यादा तो लेंगे नहीं, सेंटर तक ही तो हम डेप्थ कहेंगे। सर मैं सेंटर से दूसरी तरफ चला गया 1.5 r, तो फिर सरफेस से देखोगे 0.5 r। तो ध्यान रखो, यहां हम लोगों ने जो वैल्यू देखे ये सारे डी के लिए वैलिड है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थ के सरफेस से 1 किलोमीटर नीचे जितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, अर्थ के सरफेस से कितने हाइट पर उतना ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा? तो गौर से देखो, हमारे पास जो फॉर्मूला है, भीतर जाते हैं तो g डबल डैश, और ऊपर आते हैं तो g डैश, और g ब्रैकेट में 1 - 2h/r, और ये g इंटू 1 - d/r। तो यहाँ ये दोनों सेम कब हो जाएंगे? ये सेम कब होंगे? जब d किसके बराबर होगा? 2h के। और ये दोनों वैल्यू सेम कब हो सकते हैं? चेक करो इक्वेशन में, ये लगा नहीं सकते ना सर, ये तो यहाँ कंडीशन दे रहा हूं ना, क्या? h फार लेस देन r, और d तो सारे के लिए वैलिड है। तो जब तुम 1 किलोमीटर की बात कर रहे हो और रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, तो नेग्लिजिबल तो मान सकते। तो 1 किलोमीटर कहा, उसी से ये स्पष्ट हो गया कि छोटे से डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं। तो ऊपर कितना डिस्टेंस होगा? 1/2 किलोमीटर। तो 1/2 किलोमीटर पर फॉर्मूला देखो ना क्या आ जाएगा, g ब्रैकेट में 1 - 1/r, मतलब किलोमीटर है, और वहां d के बदले 1 रखोगे 1/r, तो दोनों जगह 1/r आ गया ना। तो d और 2h, ये या h = d/2, वैसे देख लो h = d/2। तो h यदि 1 किलोमीटर है तो h 1/2 किलोमीटर होगा, जहां सेम आएंगे। लेकिन कंडीशन ये छोटा सा जब हो डिस्टेंस, केवल तब। इफेक्ट ऑफ शेप ऑन जी। अब इफेक्ट ऑफ शेप ऑन जी, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ ऑन जी। अब यदि अर्थ के शेप का इफेक्ट हम देख रहे हैं, अर्थ का शेप कैसा है? तो वो थोड़ा सा सेब के जैसा हमने बनाया, और ऐसा करने पर रेडियस के 2 वैल्यू दिखने लगे। एलिप्टिकल वर्ड कह के, एलिप्सॉइड कह के भी दिख जाएगा 2, एलिप्स में 2 रेडियस होते हैं, एक इक्वेटर और एक पोल। तो हम लोग g का वैल्यू जो लिखते हैं Gm/r², और r पोल जो है वो लेस देन r इक्वेटर है। तो g पोल जो होगा वो ग्रेटर देन g इक्वेटर होगा। तो ध्यान रखिए, बड़ा और छोटा केवल आपके समझ में आ जाए। ये जो अर्थ है एलिप्सॉइड है,
एलिप्स को रोटेट कर दीजिएगा तो जो बना, तो एलिप्स में तो 2 रेडियस थे, तो अर्थ के भी 2 रेडियस आप देख लो, एक इक्वेटर वाला एक पोल वाला। तो अपना काम हो गया कि रेडियस जहां ज्यादा वहां जी का वैल्यू कम, तो इक्वेटर पे कम, पोल पे ज्यादा। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन जी। अर्थ को यदि हम रोटेट करता देखें तो जो फोर्स लग रहा है जी एम बाई आर स्क्वायर, और ये एम ओमेगा स्क्वायर आर अर्थ के फ्रेम में स्यूडो, तो जो और नॉर्मल मान लो, तो वेइंग मशीन पे हम यदि ब्लॉक रखते तो जो वेट, तो पहले इक्विलिब्रियम में हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जी एम बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू एन प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो जब हम अपीरेंट वेट की बात करते, अपीरेंट वेट इन न्यूटन, तो वो क्या हो जाता, वो हो जाता नॉर्मल के बराबर। और नॉर्मल कितना हो जाता, अपीरेंट वेट जी एम बाई आर स्क्वायर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम एम जी डैश की बात करें, ये जो नया हम एक देख रहे हैं वैल्यू रोटेशन के इफेक्ट होने पर, ये कितना हो जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, स्मॉल एम को भगा दो, तो जी डैश जो रोटेशन के इफेक्ट को कंसीडर करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, जी डैश हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा सोचो, यदि मुझसे कहे कि अर्थ के ओमेगा किसी कारण से बढ़ गया, तो वो कंडीशन बताओ कि ओमेगा क्या हो, ये जमीन को छोड़ने की सोचने लगे, उस पे रखा सारा इक्वेटर पे ऑब्जेक्ट, तो तो इसका मतलब है कि जी डैश टेंस टू जीरो हो जाए। तो वो लिमिटिंग कंडीशन के लिए हम क्या कर देंगे, इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, तो ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट जी बाई आर। वो हो जाएगा वो कंडीशन जिसपे अब इससे यदि ज्यादा ओमेगा हो जाएगा तो अलग हो जाएगा, और यदि उससे कम है तब तक टच कर रहा है, ये लिमिटिंग कंडीशन ओमेगा अंडर रूट जी बाई आर। लेकिन जरूरी तो है नहीं ऑब्जेक्ट हमेशा इक्वेटर पे हो, तो यदि इक्वेटर से आप पोल पे चले गए तो पोल पे जी डैश, पोल पे क्या लिखने वाले हो, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, अरे यार वहां क्या स्यूडो फोर्स होगा, नहीं होगा सर, तो जी डैश जी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पोल पे तो कोई स्यूडो फोर्स है ही नहीं। लेकिन सर आप क्यों मान के चलते हो कि हम इक्वेटर पे रहेंगे या पोल पे रहेंगे, बीच में भी तो कहीं रह सकते हैं। चलो बीच में कहीं है, पोल पे जब नहीं है तो बीच में कहीं है, तो रेडियस का अर्थ के रेडियस से रिलेशन देखते हैं, स्यूडो फोर्स देखते हैं, अर्थ का सेंटर की तरफ फोर्स mg देखते हैं, यहां नॉर्मल देखते हैं। तो जब हम बात कर रहे होंगे अपीरेंट वेट की इन न्यूटन, तो वो नॉर्मल होगा, और वो हो जाएगा mg माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा।
एम जी डैश किसके बराबर हो जाएगा, एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर के बदले कैपिटल आर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जी डैश कितना हो जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर यदि थीटा 0 डिग्री कर दे तो एट इक्वेटर हम पहुंच जाएंगे। तो जी डैश हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। एट पोल थीटा 90 कर दीजिए, जी डैश इक्वल्स टू जी। तो ये दोनों के लिए कॉमन फार्मूला हमें दिख गया। इनके डिराइव करने के और भी तरीके दिखाए गए हैं किताबों में, लेकिन अपना काम इसी से चल जाएगा। तो जी पर हमने देखा हाइट का इफेक्ट, डेप्थ का इफेक्ट, शेप का इफेक्ट, रोटेशन का इफेक्ट। नेक्स्ट एक टर्म आता है एस्केप वेलोसिटी, और उससे पहले हम आपको बताएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करना चाहता हूं, तो ध्यान से देखिए। दो पॉइंट मास यदि है m1 m2, इनके बीच में सेपरेशन है r, तो इनका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या तो डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हैं आप, माइनस जी m1 m2 बाय r। ये हमेशा निगेटिव होगा। निगेटिव यदि कभी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कहा जाए तो उनको तोड़ने के लिए आपको पॉजिटिव कुछ एनर्जी उन्हें देना पड़ेगा, जिसके बाद वो उनका टोटल एनर्जी 0 हो जाए, वो इनफाइनाइट पे हम सेपरेट कर दे रहे होंगे, ऐसा उन्हें हम सोच सकते हैं। निगेटिव है मतलब अट्रैक्टिव फोर्स रहा होगा। पॉजिटिव होगा यदि रिपल्सिव फोर्स रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा वो पॉजिटिव दिखेगा। अब यदि ये पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान रखिएगा यहां भी मैं मेंशन कर दूं फॉर पॉइंट मासेस, ये पॉइंट मास के लिए ऐसे ध्यान रखना जरूरी है। और फिर सेल थ्योरम पे कूद पड़िएगा। सेल थ्योरम पे कि यदि m1 एक शेल हो और m2 यदि पॉइंट मास हो, इनके बीच में सेपरेशन सरफेस से b और ये रेडियस r, तो जो 1 और 2 का जो सिस्टम का पोटेंशियल है 1 2 के इंटरेक्शन का लिखेंगे माइनस जी m1 m2 बाई r प्लस बी। यदि आउटसाइड केस की मैंने चर्चा की, और ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैंने नहीं कहा है, ये 1 और 2 के इंटरेक्शन का कहा है। क्योंकि यदि मैं सिस्टम की बात करूंगा तो सेल में जो बहुत से पार्टिकल हैं उनके इंटरेक्शन का भी एनर्जी मुझे अलग से देखना पड़ेगा। तो सेल का खुद का भी एक पोटेंशियल एनर्जी होता है जिसे कहते हैं सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। उसके बारे में बाद में फिर देखते हैं। अभी फिलहाल एक एग्जांपल देखिए।
इस एग्जांपल में हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखा हुआ देखा 3 पार्टिकल, एल सेपरेशन है, और इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हम देखना चाहते हैं, कितना होगा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। तो सॉल्व करते वक्त आप देखिए, फिर से देखिए 6 या 3, 1 2 और 3, और कौन से होंगे 3 माइनस जी एम स्क्वायर बाई एल। 6 कॉम्बिनेशन के लिए आपको इस पे जाना पड़ेगा। यदि आपके सामने ये आ जाए एक स्क्वायर, अब इसमें ढूंढिए कितने पेयर बन सकते हैं। तो इनमें जो हम देखेंगे बनता हुआ 4 तो ये हो गए, लेकिन डायगोनल वाले 2 छूटे हुए हैं, और कोई हो सकता है तो बताओ। 4C2 करके देख लेना ना, 4 में पेयर 2 बनाएंगे तो उसके कितने तरीके, 4C2 तो 6 ही होंगे। तो सॉल्व करते वक्त जो इनका आएगा 4 हो जाएगा माइनस जी एम स्क्वायर बाई एल, और 2 हो जाएंगे माइनस जी एम स्क्वायर बाई एल रूट 2, क्योंकि बीच का सेपरेशन हो जाएगा एल रूट 2। यदि किसी को इसमें डाउट हो तो बताएं प्लीज। सर इस सिस्टम को तोड़ने के लिए मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी सर। अब हटाऊं इसे, इसमें डाउट हो कोई, वृंदा कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं प्लीज। नो सर, आ गया। ऋतिक? नो सर, आ गया। यहां पर यदि मैं बात करता हूं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए पार्टिकल के जो रेस्ट से रिलीज किया गया, तो रेस्ट से रिलीज किया गया तो ये कबड्डी खेलना शुरू करेंगे, किधर भागेंगे, एक दूसरे से दूर या एक दूसरे की तरफ या सेंटर की तरफ। तो यदि सेंटर की तरफ भागना शुरू करेंगे तो कभी ना कभी इनके आपस का सेपरेशन बदल करके आप देखोगे कि L से L/2 हो जाएगा। उस समय वेलोसिटी कितनी होगी ये हम जानना चाहते हैं। जब इनका इनिशियल सेपरेशन था L और ये एक दूसरे की तरफ भागने लगे, यहां बताइए तो इसके लिए हम देख सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। सर आपको कैसे पता चला? मुझे कतई पता नहीं चला, मुझे ये पता चला गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है तो लॉस तो दूसरे में हुआ ही होगा।
अब लॉस जैसे ही कहते हैं ना तो यू इनिशियल माइनस फाइनल, और गेन तो ये फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल जो होगा सबके वेलोसिटी एक जैसे हैं और ऐसे 3 है। और इनिशियल कैसे लिखेंगे, तो माइनस जीएम स्क्वायर बाय एल, ऐसे थे 3, और माइनस माइनस प्लस जीएम स्क्वायर बाय एल बाई 2, और ऐसे भी थे 3। सॉल्व कर लेते हैं भी आगे। तो यहां से एक m कैंसिल आउट होता दिख रहा है, और ये 3 भी कैंसिल आउट होता दिख रहा है। जीएम बाई एल ये हो गया हाफ वी स्क्वायर, और v का वैल्यू हो गया अंडर रूट 2 GM बाई एल। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता था कि आपको 2 मास ही दिया जाता, एक m और एक 2m, इनके बीच में सेपरेशन है r। तो पहले तो ये बताइए कि यदि इनको रेस्ट से रिलीज किया जाए, यदि इनको रेस्ट से रिलीज किया जाए तो ये कहां टकराएंगे, ए से, ये जो पोजीशन है ए और ये जो पोजीशन है बी, कौन कितना डिस्प्लेस होगा, जहां ये टकराएंगे वो कौन सा पॉइंट होगा, परफेक्ट सेंटर ऑफ मास होगा। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास तो मूव करना नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास पे टकराएगा। कितना डिस्प्लेस होगा, तो ये जो आप देखेंगे S1 और ये जो आप देखेंगे S2, तो आपको तो पता ही है ना, M1 S1 प्लस M2 S2 अपॉन M1 प्लस M2 0, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट। अपोजिट डायरेक्शन तो वैसे ही दिख रहा है, एक प्लस होगा S1 तो दूसरा माइनस होगा S2, और रेशियो क्या हो जाएगा, S1 बाई S2 जो हो जाएगा माइनस M1 M2 बाई M1, इस टाइप का देख सकते हैं आप। माइनस ये बताने के लिए अपोजिट, तो माइनस माइनस के लफड़े में तो मैं पढ़ता नहीं, मैग्नीट्यूड मुझे पता है, एस आंखों से दिख रहा है। तो ये रेशियो हो जाता मास के इनवर्स रेशियो 2:1। S1 आप लिख देते 2/3R और S2 लिख देते 1/3R। सर इसमें ग्रेविटेशन का क्या रोल है, अभी तक तो कुछ नहीं। आपको बताना ये है कि इसी क्वेश्चन में जब इनके बीच का सेपरेशन रहा होगा R/2, जब इनके बीच का सेपरेशन कितना रहा हो, दोनों मूव कर रहे होंगे, मूव करेंगे तो कभी न कभी तो ऐसा होगा कि दोनों के बीच का सेपरेशन हो जाएगा R/2। उस समय इनके वेलोसिटी कितने होंगे, अच्छा v और v डैश दो अननोन हो गए, तो मुझे इक्वेशन कितने चाहिए, कौन से बनाएंगे आप। अच्छा, क्या एक्सटर्नल कोई फोर्स है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन पहला, और दूसरा कौन सा, एनर्जी कंजर्वेशन। दो अननोन, दो इक्वेशन, सॉल्व हो जाएगा, रिजल्ट आएगा। v डैश देखिए ना, डायरेक्ट सोचिए ना, v/2 लिख देंगे। मास डबल है तो वेलोसिटी हाफ, जिससे कि मोमेंटम इनिशियल भी 0 और उस मोमेंट पे भी 0 बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लिखने वाले हैं, लॉस इन, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस माइनस GM इंटू 2M बाई R, माइनस माइनस प्लस GM 2M बाई R/2 इक्वल्स टू हाफ MV स्क्वायर प्लस हाफ 2M इंटू V/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, भी आ जाएगा। दो अननोन आते ही हमें दो इक्वेशन चाहिए था, तो काम आसान करने के लिए शुरू में चित्र में ही समझ गए कि मोमेंटम 0 करने के लिए मास जिसका डबल है, स्पीड उसका हाफ कर देते, अपोजिट तो है ही, 0 हो जाए। बहुत बढ़िया,
मैंने सॉल्व नहीं किया यार, कैलकुलेशन से बस परफेक्ट। आप लोग के भी आ गए? कितना आया? मैं छोड़ता हूँ तो आप लोग भी छोड़ देते हो सॉल्व करना। ठीक है, सॉल्व हो ही जाएगा, मान के चलता हूँ। अब यहां देखते हैं, इसे हटाता हूं, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ये तो बातें शुरू हुई थी कि एस्केप वेलोसिटी क्या है, वीई, एस्केप वेलोसिटी अंडर रूट 2g(m) मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ, और ये हो जाता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यहां ध्यान दीजिए कि ये जो अर्थ है ना, अर्थ के सरफेस पे एक पार्टिकल है, और इसको आप इतना स्पीड देते हो कि किसी तरह से भागते दौड़ते ये इनफाइनाइट तक पहुंच गया, बस पहुंच गया। और यदि वहां पहुंच के वो रेस्ट पे भी है तो अर्थ उसे वापस नहीं पुल करने वाला। इनफाइनाइट पे अर्थ का अट्रैक्शन 0। तो मिनिमम स्पीड जिसके प्रोवाइड करने पर पार्टिकल वापस फिर प्लेनेट पे ना आए। अच्छा, सोचते हैं, यू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो मैकेनिकल एनर्जी की यदि हम बात करते हैं तो उसमें तो काइनेटिक एनर्जी होगा और पोटेंशियल एनर्जी होगा, यू फाइनल के फाइनल। और मैं तो वो बताता हूं जो मुझे आसानी से पता चलता है, फाइनल पोटेंशियल भी 0 और फाइनल काइनेटिक भी 0। ये तो अपना एजम्पशन है कि इनफाइनाइट सेपरेशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0, ये यूनिवर्सल एजम्पशन है, पूरी दुनिया मानती है, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं है तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं। स्पीड हो सकती है, लेकिन आपने स्पीड क्या बहुत जोर से फेंका या मिनिमम स्पीड से फेंका? तो क्या था इच्छा आपकी, इनफाइनाइट पे तो चली जाए, लेकिन वहां कबड्डी खेले इसकी इच्छा थोड़ी ना थी, उतना खाना पीना खिलाया थोड़े ना था उस पार्टिकल को। आपने तो बस इतना एनर्जी देके फेंका बस चला जाए किसी तरह से। अब उसको ज्यादा खिला पिला के भेजोगे तो वहां भी स्पीड मिलेगा, लेकिन यहाँ मैंने मिनिमम की बात की। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना, -gmm/r, और काइनेटिक कितना, ½ v एस्केप स्क्वायर। तो यहां से आ गया v एस्केप √2gm/r, और ये आ जाता है √2gr, क्योंकि gm/r² को आप स्मॉल g लिख सकते हैं। और ये सॉल्व करके देखते हैं तो ये आ जाता है 11.2 मीटर पर सेकेंड। मत लिख दीजिएगा वरना पता चला साइकिल से एस्केप कर गए, किलोमीटर पर सेकेंड है, तो ध्यान रखिएगा ना, याद करके बैठ गए साइकिल पे और पता चला अर्थ से गायब हो गए। किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतना किलोमीटर जाने वाला है पार्ट। अब ये सोचना है आपको कि क्या हम किसी और डायरेक्शन में यदि थ्रो करें, क्या डायरेक्शन का भी कोई इफेक्ट पड़ेगा इसके वेलोसिटी पे? नहीं सर, क्योंकि एनर्जी में डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो किसी भी डायरेक्शन में फेंकें, हाँ केवल जमीन की तरफ मत फेंक दीजिएगा, मतलब अर्थ के सरफेस से दूर किसी भी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें, देख लीजिएगा अगल बगल वाले बिल्डिंग को केवल, तो इनफाइनाइट तक जा सकता है 11.2 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, सॉरी पर आवर नहीं, पर सेकेंड की स्पीड। अब कृष्णा के मन में ये जिज्ञासा है कि इनफाइनाइट पे भी यदि कबड्डी खेला तो, चलो ट्वाइस ऑफ एस्केप वेलोसिटी से हमने फेंका,
अब क्या उम्मीद करते हो? इनफाइनाइट पे अच्छे बच्चे की तरह बैठा होगा ब्लॉक या कबड्डी खेल रहा होगा? कबड्डी कर रहा होगा। बस बताओ स्पीड कितनी है? सर एक मिनट। तो ध्यान से देखते हैं, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल तो हम देख ही रहे हैं, हाफ एम ट्वाइस वी स्क्वायर माइनस जी एम बाई आर, और के फाइनल हो गया हाफ एम वी स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0। और यहां घबराना मत, रुको और सोचो कि ये मैं माइनस जी एम बाई आर को पहले क्या देख रहा था? हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। अरे वही तो था हाफ एम वी स्क्वायर जी एम बाई आर, ठीक ना? तो उसे लाके सीधे रख दो, तो तुम्हारे पास ये चेक करो, ये वैल्यू आ गया, ये 2 टाटा बाय बाय हो गया, एम 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 भी भाग गया, तो बचा कौन? वी हो गया वी बाई वी 3, वी रूट 3 हो गया v। इनफाइनाइट पे जो इसकी वेलोसिटी है वी रूट 3 हो गया। सर मैं तो यही नहीं याद रख पा रहा हूं कि जी एम एम बाई आर जो है ये हाफ एम वी स्क्वायर है। तो आपको ये नहीं याद है तो आपको ये भी नहीं याद होगा वी है अंडर रूट 2 जी एम बाई आर। नहीं सर वो तो याद है। तो एक काम करिए ना, काइनेटिक एनर्जी फिर से लिख के देखिए ना। काइनेटिक एनर्जी यदि लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर तो उससे क्या आ जाएगा? हाफ एम जी एम एम बाई 2 आर, नहीं जी एम एम बाई 2 जी एम एम बाई आर हाफ, अरे 2 जी एम बाई आर होता है क्या? इसके वेलोसिटी कितना लिखा था हम लोगों ने? रूट 2 जीएम बाई आर। अंडर रूट 2 जी एम बाई आर हाफ एम वी स्क्वायर कितना हो गया? 2 जी एम बाई आर, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, जी एम एम बाई आर। तो जी एम बाई आर जो है हाफ एम वी स्क्वायर है। वैसे भी एक बार देख लें, और यदि ऐसा हो कि आपने एस्केप वेलोसिटी से कम एनर्जी दिया तो, कम स्पीड दिया तो इनफाइनाइट पे तो नहीं जाएगा। यदि नहीं जाएगा तो कहां तक जाएगा? और ये यदि रेडियली आउटवर्ड थ्रो करते हैं तब एच मैक्स बताओ, कहीं तो जाएगा, रेस्ट पे होगा और फिर वापस आएगा। तो आपको ये एच मैक्स बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, रेडियली आउटवर्ड प्रोजेक्ट किया गया है। लाख रोगों की एक दवा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हाफ एम वी बाई 2 स्क्वायर माइनस जी एम बाई आर इक्वल्स टू 0, रेस्ट पे आने के कारण। और सेंटर से यदि डिस्टेंस देखते हैं आर तो माइनस जी एम बाई स्मॉल आर। चेक करते हैं, 1/8 एम वी 2 जी एम बाई आर माइनस जी एम बाई आर इक्वल्स टू माइनस जी एम बाई स्मॉल आर। तो यहां पर देख लेते हैं 4 माइनस 3 जी एम बाई कैपिटल आर इक्वल्स टू माइनस जी एम बाई स्मॉल आर। जी एम माइनस माइनस गया, आर का वैल्यू आ गया 4r/3। भाई मेरा तो 4r/3 आ रहा है। अच्छा सेंटर से तुम हाइट बता रहे हो, ठीक ठीक सही बात है, मैं भी तो हाइट पूछ रहा था। हाइट मैक्स कितना हो गया? r माइनस
तो ये हो जाएगा 4r/3 माइनस r, दैट इज r/3। तो इस तरह से या तो स्पीड कम देगा या स्पीड ज्यादा देगा या इसके वेलोसिटी के बराबर देगा। इसके वेलोसिटी जो फॉर्मूला लिख रहे थे वो क्या था, √2gm/r। तो इसमें हो सकता है आपसे कहा जाए कि किसी प्लेनेट का मास 4 गुना है, रेडियस आधा है, बताओ नया इसके वेलोसिटी, तो बता ही दोगे ना। हाँ सर। लेकिन इसमें जी वाले रिलेशन पे भी दे देता है, √2gr। जी डबल है, रेडियस आधा है, तब बताओ इसके वेलोसिटी क्या होगा, स्मॉल जी वाला, तो भी बता दोगे। और कुछ क्वेश्चन में ये जी जो है ना वो तो फिक्स है, कैपिटल एम को लिखते हैं 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी रो बाई r। तो अब तुम्हारे सामने जो फॉर्मूला आ जाएगा ये हो जाएगा 8g पाई, ये सारे कांस्टेंट, बाई 3r² दो। अब कहेगा कि सेम डेंसिटी वाले हैं और रेडियस डबल कर दिया, तो यदि सेम डेंसिटी वाले हैं, रेडियस डबल कर दिया, तो r², तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा r ही होगा ना, लीनियरली डिपेंडेंट है। r डबल करो और इसके वेलोसिटी डबल हो जाएगा, r ट्रिपल करो यदि डेंसिटी सेम है। यदि डेंसिटी भी बदल रहे हो तो असर देख लेना। तो डेंसिटी वाले इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाले बन जाते हैं, या मास और रेडियस डायरेक्ट कह करके दूसरे प्लेनेट का पूछ लेता है अर्थ के कंपैरिजन में। तो इसके वेलोसिटी के लिए इनका भी यूज किया जाता है। तो ये इसके वेलोसिटी का ये डेंसिटी वाला भी फॉर्मूला देख लेना, और ऊपर दोनों वाले जो फॉर्मूले हैं इन्हें भी ध्यान रखना। अरे याद मत करो तो डिराइव कर लो यार, मैथ्स के स्टूडेंट हो। मेडिकल वालों को तो मैं कहता हूँ घुट्टी की तरह वो जो पीते रहो सुबह शाम हनुमान चालीसा की तरह अगरबत्ती दिखा। मैथ्स वाले डिराइव कर लेते हैं, कौन सा मुझे कौन सा याद रहता है। यहाँ चेक करो, ऐसा भी तो कर सकते हैं, कोई शब्द ग्रहण थोड़े नहीं किया है कि रेडियली फेंकेंगे पत्थर को। एक काम करो, वही अर्थ आपने ऐसे किया कि वर्टिकल नहीं फेंका, वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पे फेंका और इसके वेलोसिटी के आधे स्पीड से, तो क्या लगता है क्या ये सीधे चला जाएगा इनफाइनाइट पे? इनफाइनाइट पे जाएगा या नहीं जाएगा? और यदि नहीं जाएगा तो ये अर्थ पे कहीं ना कहीं तो गिरेगा, कहीं ना कहीं गिरेगा, मुझे नहीं पता कहां गिरा। अर्थ के सरफेस से कहीं ना कहीं इसका मैक्सिमम हाइट दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा सर। वो एच मैक्स ढूंढना है आज, और वहां पर स्पीड कितना होगा वो भी पता करना है, वहां पर v भी पता करना है, और ये एच मैक्स भी ढूंढना है और v भी ढूंढना है। कितने अननोन हो गए? तो केवल एनर्जी कंजर्वेशन से तो तुम्हारा काम नहीं बना, फंस गया। यदि फिर भी लिखना चाहो तो एनर्जी कंजर्वेशन सोच लेता हूं मैं क्या लिखूंगा, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। मैंने लिख दिया हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर, वी एस्केप बाई 2 का स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई आर इक्वल्स टू के फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर, और वो सेंटर से यदि डिस्टेंस कहते हैं स्मॉल आर तो माइनस जी एम एम बाई आर। चलो ये कर देते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8 एम 2 जी एम बाई आर माइनस जी एम एम बाई आर इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई आर। लेकिन ये तो इक्वेशन एक ही मिला, इससे तो सॉल्व होगा नहीं। अच्छा ये बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा होगा इस ब्लॉक पे, ये हमेशा कहां से गुजरेगा? वो फोर्स वहां हमेशा फोर्स ग्रेविटेशनल वाला कहां से दिखेगा लगते हुए? और यदि वो सेंटर से गुजरेगा तो टॉर्क अबाउट सेंटर क्या हो गया? टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ अर्थ 0।
L about center of earth कांस्टेंट। और ध्यान से देखो मैक्सिमम हाइट पे जो भी वेलोसिटी होगा वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, ना तो रेडियस बढ़ रहा होगा वहां, ना ही रेडियस घट रहा होगा वहां पर परपेंडिकुलर होगा। यदि परपेंडिकुलर नहीं होता तो दो संभावनाएं होती, या तो वो दूर जा रहा होता तो रेडियल कंपोनेंट आउटवर्ड मिलता, या वो नजदीक आ रहा होता तो रेडियल कंपोनेंट इनवर्ड मिलता। यदि रेडियल कंपोनेंट 90 डिग्री है तो ये एक ही बार होता है मैक्सिमम हाइट। तो L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल लिख रहा हूं, ध्यान दे, mve/2 sin 30 into r इक्वल्स टू mv into स्मॉल r। ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से आया हुआ रिजल्ट है, रिजल्ट 2। दो इक्वेशन आ गए। दूसरा इक्वेशन से ध्यान से देखना, लीनियर मोमेंटम के दो कंपोनेंट देखो, एक ये mve/2 sin cos 30, इसका तो कोई एंगुलर कंपोनेंट नहीं बनेगा, जो भी बनेगा वो किसका बनेगा, mve/2 sin 30 का। कितना डिस्टेंस पे है r, कितने डिग्री, 90 डिग्री। mve/2 sin 30 का शॉर्टेज डिस्टेंस r से मल्टीप्लाई करके आपको मिल गया एंगुलर मोमेंटम, और बाद वाला mv इंटू शॉर्टेज डिस्टेंस स्मॉल r। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। एंगुलर मोमेंटम लिखने की मैं थोड़ी और प्रैक्टिस करवा दूं? हाँ, नए पेज पे देखो, और उससे भी पहले और नए पेज पे जाओ। यहाँ एक पार्टिकल जा रहा है m मास का v स्पीड से, और आप वो पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम देखना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, लीनियर मोमेंटम का लाइन देखते हैं और शॉर्टेज डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं। L अबाउट O हो जाएगा mv इंटू r। तो इसमें एक काम करो ना, यहाँ वाला अर्थ पे आ जाओ, और अर्थ पे जब ये इधर जा रहा है mve/2, ये यहाँ से कितने डिग्री का एंगल, 30। तो लीनियर मोमेंटम के दो कंपोनेंट देखो, mve/2 cos 30 और mve/2 sin 30। अब शॉर्टेज डिस्टेंस कौन लोगे और किसके कारण लीनियर मोमेंटम मुझे मिलेगा, किस एंगुलर मोमेंटम मुझे मिलेगा, या mve/2 cos 30 के कारण। उसका लाइन कहां से गुजर रहा है, O से, तो उसका तो जीरो हो जाएगा। तो किसका बचेगा एंगुलर मोमेंटम, परपेंडिकुलर वाला कौन सा, mve/2 sin 30 into r शॉर्टेज डिस्टेंस। और जब वो मैक्सिमम हाइट पे कहीं पे है और वो पार्टिकल r डिस्टेंस पे है और परपेंडिकुलर जा रहा है mv, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, L about O फाइनल mv into स्मॉल r। और चूंकि टॉर्क सेंटर के अबाउट 0 है तो L इनिशियल L फाइनल, तो mve/2 sin 30 into r, ये हो जाएगा mv into r। तो ये आ रहा है एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन से। तो ग्रेविटेशन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों मतलब यही दोनों है और कुछ नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हम यूज करते हैं, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों, क्योंकि फोर्स का हमें पता है हमेशा सेंटर से गुजरेगा, gmm/r स्क्वायर, और सेंटर के बाद टॉर्क 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने से कौन रोक सकता है। दूसरा इक्वेशन चाहिए होगा, इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हम अप्लाई नहीं कर सकते, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया? वृंदा, ऋतिक? यस सर, आ गया। यस सर। सिमरन, कार्तिक? यस सर, आ गया। बहुत बढ़िया। अभी के लिए कहानी यहीं तक रखते हैं। अगले टर्न पे आप SHM एक्सरसाइज सीट अपना जिज्ञान वाला बनाकर उससे कुछ डाउट पूछिएगा, और प्लैनेटरी मोशन के बारे में, सैटेलाइट के मोशन के बारे में अगले टर्न पे बताता हूँ। ठीक, थैंक्स, बाय बाय।